हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो पॉइंट लेकर आया हूं मैं दोस्तों आपके लिए, वो है पावर फैक्टर के न्यूमेरिकल। क्या है मेरे दोस्तों? पावर फैक्टर के न्यूमेरिकल। अच्छे से करना, आराम से समझना। और दोस्तों देखिएगा, देखो भाई आखिरकार बताना ही पड़ेगा ना, तो देखिएगा। देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं, मतलब सबसे पहले तो मैं वेरी गुड मॉर्निंग करना चाहता हूँ। क्या नाम है इनका? मनीष कुमार योगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव के पास के ही हो। आए कि नहीं? वेरी बहुत खुशी हुई आपको सुनकर, आपके दिल की बातें सुनकर। आए कि नहीं? आप टेंशन मत लो। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे आपने अभी कुछ भी नहीं देखा है। मैं जितने भी स्टूडेंट सबसे बोल रहा हूँ, आपने मेरी अभी मेहनत कुछ भी नहीं देखी। ये मेहनत मेरी कुछ भी नहीं है, ये तो मैं भी टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ। और चैप्टर इस प्रकार से सेट करता हूँ मैं, अगर एक चैप्टर पढ़ लिया ना और जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जोड़े से पढ़ाता हूं मैं। मतलब पढ़ाने का तरीका ही अलग है, अपने आप सेट होती जाती है। सिस्टम से चलता हूं, आए कि नहीं? और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस सेट कर रखा है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे पॉइंट सेट कर रखे हैं मनीष जी, जो आपकी बुकों में भी नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे आपको पता है क्या? वो मिलेंगे पेपर में, और आपको पेपर में चाहिए जभी तो नौकरी लगेगी। आएगी। अब देखो, मेरा भी नाम मनीष है, आपका भी नाम मनीष है। पहली बात तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए कि नहीं है? और खुश हो जाना चाहिए, है ना? और देखिएगा मनीष जी, इसके बाद में जगदीश वेरी गुड मॉर्निंग, नीरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, राकेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, और क्या नाम है ये, पंकज वेरी गुड मॉर्निंग, हेमराज जी वेरी गुड मॉर्निंग, हरकेश मीना जी वेरी गुड मॉर्निंग। इसके बाद में है, देखो भाई क्या नाम है, ओपी जी वेरी गुड मॉर्निंग। आप यूपी से हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। पवन चौधरी जी, और ये सुहाना, ये लड़का कौन है यार? ये देखो अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐप तैयार होते ही है ना, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी लिखावट में। अब थोड़ा सा मैनेज कर लो। आए कि नहीं? बोर्ड पे ऐसा ही दिखाई पड़ता है, ये खूब कोशिश करते हैं। आए कि नहीं है? कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे से फ़ोन पर बात कर लेना। ग्रीश, और कैसे हो ग्रीश जी? आपके लिए वेरी गुड मॉर्निंग। मोतीलाल जी, रवि कुमार जी, गणेश यादव जी, महावीर टांक जी कैसे हो जोधपुर से? जयपाल सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग। हरलाल सैनी जी कैसे हो? सुनील कुमार जी, सन्नी भाई कैसे हो भाई? सन्नी जी सन्नी जी, और क्या मुरारी लाल सैनी जी, मुरारी लाल जी कैसे हो आप? और हेमराज गुजर जी वेरी गुड मॉर्निंग, है ना? और प्रेम सिंह सैनी जी, राहुल मीना जी, और लेखराज जी, अरुण महावर जी महुआ और राम प्रसाद सैनी जी कैसे हो भाई? कब आ रहे हो महुआ? और गणेश कुमार जी, है ना? वेरी सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार दे रहे हैं मेरे लिए, है ना जी? तो देखिएगा, देखो अब आराम से पढ़ना। अब मैं पहले बोल रहा हूँ, जितना प्यार तुम मुझे कमेंट में लिख कर दे रहे हो ना, उतनी मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करना। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ यार, खड़ा होकर प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मतलब है ना, आप ये मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है, इससे 10 गुना क्या 1000 गुना मेहनत आपके सामने दिखाऊंगा मैं। आए कि नहीं? ये कुछ भी नहीं है मेहनत इससे। और आपको भी पता है, देखो पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका भी यही होना चाहिए। जो भी पॉइंट पढ़ाओ उसकी जड़ को तोड़ के पटको, जब जाके सिलेक्शन के चांस होते हैं। आजकल आपको पता है कितना कंपटीशन हो गया। हाँ, उस कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करो। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करो, तब अगर नौकरी लगना है। और टाइम पास करना है तो कभी उससे पढ़ो, कभी इससे पढ़ो, कभी उससे पढ़ो, बस उनको पढ़ते रहो। ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने में लग रहे हैं, जड़ कमजोर पड़ी है, पता नहीं है ये पॉइंट क्या हो रहा है। हाँ, तो अरे यार, जब मैंने पावर फैक्टर पढ़ा दिया है तुम्हें, उसकी जड़ खत्म कर दी, अब मजा आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने में। जब तो तुम्हारे समझ में भी आए, कुछ चीजें ऐसी होती है। एलईडी पूरी कर ली, एलईडी के क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, पीएन संधि डायोड पूरा कर लिया, पीएन संधि डायोड के क्वेश्चन पढ़ो, जब तो मजा आता है पढ़ने में। और तुम ऐसे ही टूटे फूटे क्वेश्चनों को पढ़ रहे हो तो वो 3 दिन 10 दिन याद रहेंगे। वहाँ तुम चैप क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनके ऑप्शन ही चेंज हो जाएंगे, मिलने वाला ही नहीं है। आए कि नहीं? और जो चीज़ मिलेगी 100 में से जो 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सब दुनिया करेगी। तुम मत इतना ना मत उनको करके, सब जानती है आर्मेचर किसका बना होता है, ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, ये सब जानते हैं। सब जानते हैं P बराबर V क्या होता है, P बराबर V²/R क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है। आए कि नहीं? कम्यूटेटर क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या काम करती है, सिलिका जेल क्या काम करती है, कंजर्वेटर टैंक क्या काम करता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या काम करता है, आजकल सब दुनिया जानती है। आए कि नहीं? नौकरी लगने के लिए
मैंने आपसे पहले बोल दिया 10 क्वेश्चन आपके वो तैयार होने चाहिए जो दुनिया पे नहीं हो और वो केवल आप करें। उनके बारे में सोचो कि यार ये क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा तैयार, कि वो क्वेश्चन ऐसा हो कि केवल आप पर हो और दुनिया पे ना हो, जब जाके आगे निकलोगे। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं। आज अपन आया कि नहीं आया, चलते हैं भाई। देखो भाई, अब देखो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, बारिश भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो देखो भाई, आराम आराम से सीखना, एक एक क्वेश्चन। आज कंपटीशन के हर एक पॉइंट कंपटीशन के क्वेश्चन का है ना, और क्वेश्चन आ चुके हैं। आप खुद भी मानोगे कि सर ये क्वेश्चन आ गए थे, हम कंफ्यूज होते थे इनमें। मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा, देखो रिलेटिव चलते चलेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले पॉइंट लिख देता हूँ तो बता देना। बताओ, पहला है, देखो cos थीटा बराबर होता है R/Z। बोलो यही होता है ना, बताओ यही होता है ना। देखो cos थीटा बराबर होता है R/Z, सही है ना। जो स्टूडेंट नया है, आज वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो को देख कर जाना, आपके बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा। देखो भाई, cos थीटा बराबर क्या होता है, R/Z। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, देखो R यानी होता है प्रतिरोध। बोलो R यानी क्या होता है, प्रतिरोध। बोलो क्लियर है ना, समझ में आया ना। बोलो R यानी प्रतिरोध और Z यानी प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, है ना। Z यानी क्या होता है, प्रतिबाधा, सही है। इन दोनों की इकाई ओम होती है। बोलो दोनों की इकाई क्या होती है, ओम। समझ में आया ना। बोलो प्रतिरोध की इकाई भी क्या होती है, ओम, और प्रतिबाधा की भी इकाई क्या होती है, ओम। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अपन अब। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखो एक परिपथ में, बोलो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो एक परिपथ में 4 ओम के प्रतिरोध के साथ, समझ में आ रहा है ना, 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, सही है ना, श्रेणी क्रम में 8 ओम की प्रतिबाधा संयोजित है। देखो भाई, 2 तार हैं, एक के प्रतिरोध का मान कितना ओम है, 4 ओम, और एक की श्रेणी क्रम में जो तार है उसकी प्रतिबाधा कितनी है, 8 ओम है। ठीक है, अब ये यूँ पूछ रहा है कि पावर फैक्टर का मान क्या होगा। अच्छे से देखना मनीष जी, पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर क्या होगा। नाराज मत होया करो तुम क्या होता है क्या होगा। हाँ जी, देखो अब आपसे पूछ रहा है कि पावर फैक्टर का मान क्या होगा। देखो cos थीटा बराबर होता है R/Z। बोलो cos थीटा बराबर क्या होता है, R/Z, पावर फैक्टर का। बोलो R का मान कितना दे रखा है, देखो 4 ओम दे रखा है, हाँ, और Z का मान कितना दे रखा है, 8 ओम। बोलो क्लियर है ना। बस यहाँ रख दो फॉर्मूले में। देखो cos थीटा बराबर होता है R/Z। बोलो क्लियर है। अब देखो R का मान कितना है, देखो 4 ओम है, सही है ना, और प्रतिबाधा का मान कितना है, देखो 8 ओम है। बोलो क्लियर है। Z का मान कितना है, 8 ओम है। अब बताओ पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा ना। तो देखो 0 पॉइंट यहाँ लगाओगे, 1 0 ऊपर जोड़ोगे ना, कितने हो गए, 40, और 8 में 40 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 8 40 होता है ना। तो बताओ कितना आया, 0.5 पावर फैक्टर। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना। तो बताओ आज का क्वेश्चन फर्स्ट आपके हरकेश जी, आपके समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन यही है कि एक परिपथ में 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 8 ओम की प्रतिबाधा संयोजित है, तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है। पावर फैक्टर का क्या पूछ रहा, मान पूछ रहा, क्या होता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया हेमराज जी। चले ना। अब देखो अब क्या होता है, इसके बाद में आराम से देखा करो सारी चीज़ें आप। और कोई भी भैया हो,
आप मेरे फ्रेंड भी हो, आप मेरे सभी दोस्त भी हो, भैया भी हो, छोटे भैया, बड़े भैया, सब हो आप, है ना। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, देखो कि आप में और मेरे में बस एक ही इतना सा फ़र्क है, कुल सब बराबर के यहाँ पर इतना सा फ़र्क है केवल कि थोड़ा सा बस आपसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर गया और कुछ भी नहीं है, बाकी बराबर है सब, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप आराम से पढ़ना, ठीक है। और आपके पास में कुछ इस चीज़ समझ में नहीं आए, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, आप मुझे कॉल करें, आप मेरे से पूछें, लेकिन शाम को पूछें, ठीक है। 8 बजे से के बाद में 9-10 बजे के करीब आप मेरे से कॉल कर सकते हो, है कि नहीं। पर्सनल नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा, सेटिफाई करूंगा, अगर मैं जानता हूं, जहां तक मुझे नॉलेज है वहां तक आपको सेटिफाई करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिएगा, देखो आज का क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपके। बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है, R/Z होता है। अगला क्वेश्चन देखो एक परिपथ में, अगला क्वेश्चन देखो एक परिपथ में, सही है ना। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ गया। देखो एक परिपथ में प्रतिरोध, कई बार क्वेश्चन आ गया है ना। प्रतिरोध तथा, ऐसे पढ़ा करो आप लोग, प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान एक दूसरे के बराबर होने पर, एक दूसरे के बराबर, सही है ना, एक दूसरे के बराबर होने पर पावर फैक्टर, सही है ना, पावर फैक्टर क्या होता है। देखो भाई पावर फैक्टर क्या होता है। हाँ बताओ सब लड़के, देखो बोर्ड पर देखो सब लड़के, बोलो भाई इकाई। हाँ हेमराज जी जल्दी बताओ, हरकेश मीना जी जल्दी बताओ इकाई, जल्दी जितने जल्दी हो सके। शून्य शून्य अनंत, हाँ भाई प्रशांत जल्दी फटाफट, अनंत और डी कोई नहीं, ऐसे ये है। देखो ये क्वेश्चन इसरो के पेपर में भी आ चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन पावर ग्रिड में भी आ चुका है और डीआरडीओ में भी आ चुका है कि बताओ एक परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का मान एक दूसरे के बराबर होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है, यही पूछ रहा है ना। तो देखो एज ए सिंपल आपको पता है, बोलो cos थीटा बराबर होता है R/Z। देखो प्रतिरोध का मान और प्रतिबाधा का मान, दोनों का मान एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर प्रतिरोध का मान 20 ओम है तो प्रतिबाधा का मान भी 20 ओम, सही है ना। देखो प्रतिरोध का मान कितना है 20 ओम, तो प्रतिबाधा का मान भी कितने हो 20 ओम, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। और जब बराबर मान होता है तो देखो बताओ दोनों कटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर। रटना नहीं है, समझना है। तो बताओ प्रतिरोध और प्रतिबाधा का मान एक दूसरे के बराबर होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है। तो बताओ क्या होएगा, इकाई होगा ना, बोलो क्या होगा, इकाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 2 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया, चले ना। नीरज जी कैसे हो आप यार, चले टेंशन मतलब, मैं कह रहा हूँ ना यार, अभी देखना आपने खेल नहीं देखा, मेरी इतनी तगड़ी मेहनत है इस फील्ड पर, आप खुद बोलोगे अभी रुक जाओ, हिला के पटक दूंगा पूरे सिस्टम को। मैं जो कहता हूँ ना, दम है जब कह रहा हूँ मैं, हाँ कि नहीं, मेरे में दम ही, जब ही मैंने आपसे बोला था कि जब ही देखना वीडियो तो पसंद आए, दम है, मेहनत पे विश्वास रखता हूँ मैं, फालतू फैकलॉजी नहीं करता मैं मेहनत पे विश्वास रखता हूँ, मेरी मेहनत में दम है कि आज मेरे को मतलब इतने से दिन हुए, आए कि नहीं है, दुनिया ऑनलाइन क्लास के लिए कॉल कर रही है स्टूडेंट से, और मेरे पास ऑटोमेटिक कॉल आ रहे हैं, आया कि नहीं, बहुत खुशी हो रही है। कम से कम 700-800 लड़कों के कोर्स के लिए मेरे पास कॉल आ चुके हैं मेरी मेहनत को देख के। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, आया कि नहीं आया। देखिएगा, देखो आगे क्वेश्चन देखो, आराम से पढ़ेंगे तो देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट अनुनाद देखना अच्छी तरह, अनुनाद कई बार पेपर में आ चुका है। अनुनाद क्या, अनुनाद इसे बोलते रेजोनेंट, रेजोनेंट अवस्था होती है ना, कौन सी अवस्था, रेजोनेंट अवस्था, ठीक है। अनुनाद अवस्था में
अनुनाद अवस्था में पावर फैक्टर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, अनुनाद अवस्था में पावर फैक्टर क्या होता है? ये अनुनाद परिपथ पूछ लेगा, है ना। अनुनाद अवस्था में पावर फैक्टर क्या होता है? सही है। तो देखो इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। इसका पावर फैक्टर होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। लेकिन इकाई कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, तो सुनो। कल मैंने बताया रेजोनेंस अवस्था किसे कहते हैं। पहले तो आप ये सुनो, आपको पता है ना कि आरएलसी श्रेणी परिपथ के अंदर, हाँ, आरएलसी प्रतिबाधा का सूत्र होता है आर का स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देखो, प्रतिबाधा का सूत्र होता है आर का स्क्वायर कोष्टक एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये होता है, ये होता है तुम्हारा आरएलसी परिपथ में। कौन से परिपथ में? आरएलसी परिपथ में। देखो आर है, एल है और सी है, तीनों चीज आ गई। अनुनाद अवस्था किसे कहते हैं? पहले तो ये देखो, रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट अवस्था उसे कहा जाता है जिसके अंदर, याद रखना, जिसके अंदर प्रेकत्व प्रतिघात, जिसके अंदर प्रेकत्व प्रतिघात यानी कि एक्सएल। प्रेकत्व प्रतिघात को क्या बोलोगे? एक्सएल। हाँ, धारित्र प्रतिघात, सुनना आराम से, धारित्र प्रतिघात इसको क्या बोलोगे? एक्सी। ठीक है, देखो एक्स को तो बोलते हैं प्रतिघात, एल को बोलते हैं प्रेकत्व और सी को बोलते हैं कैपेसिटर, जैसे बोलते हैं धारित्र। बोलो क्लियर? एक बार और, अनुनाद अवस्था में पहले इसको समझो। एक्सएल का मतलब होता है प्रेकत्व प्रतिघात और एक्सी का मतलब होता है धारित्र प्रतिघात। ये समझ गए? अब क्या होता है सुनो भाई, आपको पता है, देखो एक्सएल प्रेकत्व प्रतिघात और एक्ससी धारित्र प्रतिघात, जब इन दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है, जब ये दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है, कितना भी रख लो आप, अगर इसका मान 5 रखोगे तो इसका मान भी कितना आएगा? 5 आएगा ना। जब 5 में से 5 गए तो इसका मान क्या जाएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब होता है, एक बार देखो, जब प्रेकत्व प्रतिघात का मान धारित्र प्रतिघात के बराबर हो जाता है, सही है ना, जब प्रेकत्व प्रतिघात का मान धारित्र प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो इसे आरएलसी परिपथ की अनुनाद अवस्था कहते हैं। इसे आरएलसी परिपथ की कौन सी अवस्था बोलोगे? अनुनाद अवस्था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रेजोनेंट सर्किट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, बोलो भाई? एक्सएल बराबर एक्सी। सही है। अब देखो, जब दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो गया तो कुल प्रतिघात, कुल प्रतिघात कितना आ गया? 0 आ गया ना। अरे ये कितना हो गया? 0 हो गया। अरे कितना हो गया? 0। दोनों का मान कौन सी अवस्था में? अनुनाद अवस्था में। दोनों का मान अनुनाद अवस्था में 0 होता है। बोलो यहाँ तक समझ? ये परिभाषा है, जो स्टूडेंट कमजोर है, आपके कम समझ में आ रही है बेटा, तो मैं समझाता हूँ, सुनो। अनुनाद अवस्था किसे कहा जाता है? मेरा यार, मेरी यही खासियत होती है, मैं वीक नेक्स्ट लड़कों को ज़्यादा पकड़ता हूँ, उनकी कमजोरी को दूर करें। तो देखिएगा, देखो एक्सएल प्रेकत्व प्रतिघात और धारित्र प्रतिघात, जब ये दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है, इसे अनुनाद अवस्था कहा जाता है। मानो एक्सएल का मान 5, तो एक्सी का मान भी कितना होना चाहिए? 5। बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर। तो बताओ कुल प्रतिघात, कुल रिएक्टेंस का मान 0 हो गया। अरे कुल रिएक्टेंस प्रतिघात, कुल प्रतिघात का मान क्या आ गया? 0। हाँ, कुल प्रतिघात का मान क्या आ गया? 0 प्लस, देखो प्लस आर का स्क्वायर और कोष्टक बराबर जेड। बोलो सही बात है कि नहीं? कैसे? अनुनाद अवस्था में दोनों बराबर होते हैं। अरे दोनों क्या हो गए? बराबर। दोनों बराबर हुए तो इनका 5 में से 5 गया तो 0 कर दिया मैंने, ये आर का स्क्वायर कर दिया और ये कर दिया। अब देखो भाई, देखो रूल होता है मैथ का, वर्ग से रूट कट जाता है। वर्ग से क्या कट जाता है? रूट कट जाता है। बोलो क्लियर? अरे वर्ग से क्या कट जाता है? रूट कट जाता है। तो बताओ जेड बराबर क्या बचेगा? आर बचेगा। अरे जेड बराबर क्या बचेगा? आर।
बोलो क्लियर है? बताओ z बराबर क्या बचेगा? केवल r, जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो z बराबर क्या बचा? r। जब दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो देखो cos थीटा बराबर r बटे z, सही है। जब दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हुआ, हाँ बराबर मान रख दो, अगर इसका 5 तो इसका भी 5 बराबर 1। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या कहते हैं, अनुनाद अवस्था के अंदर जब प्रेरकत्व प्रतिघात का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। जब प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है तो पावर फैक्टर का मान इकाई आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सी अवस्था होगी दोनों? बताओ कौन सी अवस्था होगी? अनुनाद अवस्था। बोलो कौन सी अवस्था? अनुनाद अवस्था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई टेंशन तो नहीं है ना? तो देखो अनुनाद अवस्था के अंदर, अनुनाद अवस्था के अंदर प्रेरकत्व प्रतिघात का मान धारित्र प्रतिघात के बराबर हो जाता है। जब ये बराबर होगा तो 5 में से 5 गए मनीष, तो बताओ क्या बचेगा? 0 बचेगा। देखो वर्ग और रूट आपस में कट जाएंगे तो z बराबर क्या बचेगा? r। जब z बराबर r होगा, जब दोनों की संख्या बराबर होगी तो पावर फैक्टर का मान क्या आएगा? इकाई आएगा। तो याद रखना अनुनाद अवस्था के अंदर हमेशा पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। पावर फैक्टर का मान क्या होगा? इकाई होगा। बोलो क्लियर? समझ। लेकिन यहाँ याद रखना अनुनाद अवस्था के अंदर, अनुनाद अवस्था के अंदर जब प्रतिघात का मान 0 कब हुआ ये याद रखना। प्रतिघात देखो, प्रेरकत्व प्रतिघात और धारित्र प्रतिघात, जब दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। तो कुल प्रतिघात 0 हो गया, यहाँ पर कुल रिएक्टेंस 0, और जब कुल रिएक्टेंस 0 हुआ तो z बराबर r, और जब z बराबर r हुआ तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा? इकाई होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सुनो भाई, अब देखना आप लोगों को मैं क्या चीज़ बताता हूँ। अनुनाद अवस्था होती है ना, इसमें क्या बचेगा? z बराबर r बचेगा। यहाँ कर लूँ, अब इसको ऐसे बता दूँ तुम्हें थोड़ी सी, cos थीटा बराबर r बटे z, इसलिए पावर फैक्टर का मान क्या आया है? इकाई। अब सुनो तुम मेरी बात, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ठीक है ना? रिएक्टेंस सही है ना? कोष्टक में लिखोगे प्रतिघात, रिएक्टेंस को क्या बोलोगे? प्रतिघात का मान 0 होने पर, प्रतिघात का मान 0 होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है? सुनते रहना, पावर फैक्टर का मान क्या होता है? पावर फैक्टर का मान क्या होता है? 0, b इकाई, c अनंत और d कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन है। अब याद रखो मेरे दोस्तों, आप लोग, मैं बताता हूँ आपको, इसमें देखते रहना। अब देखो सुनते रहना। लड़के बोलते हैं ना, अरुण महावर जी कैसे हो आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपके लिए। हाँ विजय जी कैसे हो आप? अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, आज कॉपी किताब उठा के देख लेना आप लोग। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो एग्जाम 2017 के अंदर आया। इस टाइप का क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो एग्जाम 2018 के अंदर आया। इस टाइप का क्वेश्चन लोको पायलट एग्जाम 2018 के अंदर आया। इस टाइप का क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 2018 के अंदर आया। इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना तुम्हारा क्या बोलते हैं, ITI सेमेस्टर 2018 के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर उठाओ, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है सुनो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट बन रहा है और पेपर में कई बार आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है देखो, रिएक्टेंस का मान 0 होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है। लड़के इसको रटने में लगे रहते हैं और रटना नहीं है। एक बात बताओ मेरे को, रिएक्टेंस यानी होता है प्रतिघात। जब प्रतिघात का मान 0 हो जाता है, प्रतिघात का मान क्या हो जाता है? 0। तो बताओ जब प्रतिघात का मान 0 हो गया तो प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो गई। अभी समझाया था ना, प्रतिबाधा किसके बराबर हो गई? प्रतिरोध के। जब प्रतिबाधा प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो मेरे दोस्तों पावर फैक्टर का मान क्या आता है? इकाई आता है।
क्या आता है? इकाई। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं? बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती करते हैं, बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और आपसे क्या पूछ रहा है? रिएक्टेंस। बताओ रिएक्टेंस का मान शून्य होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है, यही पूछ रहा है ना। तो याद रखना मेरे दोस्तों, जब रिएक्टेंस का मान शून्य है, शून्य कैसे आएगा? जब दोनों का मान बराबर होगा तो कुल रिएक्टेंस शून्य हो गया। रिएक्टेंस तो हमारे पास में बचा ही नहीं, ना तो XL बचा है और ना XC बचा है, दोनों ही खत्म हो गए। जब रिएक्टेंस का मान शून्य है तो प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। जब प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होगी तो पावर फैक्टर का मान इकाई आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ रिएक्टेंस का मान शून्य होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है। तो बोलो क्या होगा पावर फैक्टर? बताओ मेरे दोस्तों, इकाई होगा कि नहीं होगा? बोलो अब तो नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल बेस क्लियर कर दिया ना आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तीनों चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। और याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ अनुनाद सर्किट होता है रेजोनेंस सर्किट, इस सर्किट में दोनों बराबर होते हैं, XL बराबर XC या Z बराबर R, ये दोनों बराबर होते हैं ना, और ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर हुए तो क्या बराबर आ गई? प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर आ गई। बताओ अनुनाद अवस्था के अंदर, अनुनाद अवस्था कब होगी? जब प्रेरक प्रतिघात और धारित्र प्रतिघात एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो कुल प्रतिघात क्या होगा? 0 होगा। कुल प्रतिघात क्या होगा? 0। तो तुमसे ऐसे भी पूछ लेगा वो कि बताओ अनुनाद अवस्था में पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर, पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर रिएक्टेंस का मान क्या होता है? उल्टा आ जाएगा, रिएक्टेंस का मान क्या होता है? तो बोलो रिएक्टेंस का मान क्या होगा? अरे 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले भाई, तो याद रखना, देखो अनुनाद सर्किट में, अनुनाद याद रखना, आप रेजोनेंस सर्किट है ना, देखो अनुनाद, अनुनाद परिपथ में, अनुनाद परिपथ में कुल प्रतिघात, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, याद रखना, कुल प्रतिघात, कुल प्रतिघात का मान क्या होता है? ये अनुनाद सर्किट पढ़ाऊंगा ना जब बता दूंगा आपको, है ना। और चीज शून्य होता है, बोलो क्लियर है? बोलो क्या होगा? शून्य। तो बताओ आपके अनुनाद सर्किट समझ में आ गया? XL बराबर XC हो जाता है, इसे अनुनाद सर्किट कहा जाता है। जब ये दोनों बराबर होंगे कुल प्रतिघात 0 होगा, Z बराबर R आ जाता है, और Z बराबर R आएगा तो पावर फैक्टर का मान इकाई होगा। ये चीज़ मैं आपको 6 बार बता चुका हूँ बोर्ड पर, अब आपके समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर? अब थोड़ा सा क्या काम करना है, अपने को खुद को भी लिखना है। और जो स्टूडेंट कह रहा है ना, याद रखना, अरे सारी चीज़ें जब डिजिटल बोर्ड पे चलेगी, एक तो सारी चीज़ें आपको नोटबुक में मिलेगी, हाँ डायरेक्ट प्रिंट मिलेगी, मैं तो बोर्ड पे समझाऊंगा सारों को, फिर ये उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ही आपको मैं PDF दूंगा, लिखी लिखाई, तो दिक्कत ही नहीं आएगी, कोर्स भी जल्दी होगा, आएगी, उतारने का झंझट खत्म, बिल्कुल साफ दिखेगा, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जी उतार लिया ना। चलें अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, सारे क्वेश्चन करा दूंगा इनके जो भी रिलेटिव होंगे, है ना, फिर तो अलग अलग आएंगे। फिर RL सर्किट पढ़ाऊंगा जब जब आ जाएंगे, RC सर्किट पढ़ाऊंगा जब आ जाएंगे, RLC पढ़ाऊंगा जब आ जाएंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अब तो जितने हैं अपन उस रिलेटिव कर लेंगे। हैं देखो भाई, देखना अगला क्वेश्चन क्या है। देखो आज फिर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक परिपथ में, सही है ना, 12 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, जो जानते हैं फटाफट करो, श्रेणी क्रम में, ठीक है, एक 12 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 16 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात, सही है ना, क्या प्रेरकत्व प्रतिघात संयोजित है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, राजस्थान लाइन मैन में संयोजित है तो, सही है ना। देखो 12 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 16 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात संयोजित है तो, हाँ
संयोजित है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं मेट्रो के अंदर, पावर फैक्टर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। पावर फैक्टर का मान क्या होगा, आराम से देखो, बताओ पावर फैक्टर का फॉर्मूला बोलो भाई। देखो कॉस थीटा बराबर होता है आर बटे जेड, सही है ना। देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आर बटे जेड। देखो आपको आर का मान कितना दे रखा है, 12। अरे आर का मान कितना दे रखा है, 12, लेकिन जेड का मान नहीं है आपके पास में। और देखो याद रखना आज एक्सएल, देखो प्रेरक प्रतिघात अभी बताया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरक प्रतिघात। तो देखो प्रेरक प्रतिघात एक्सएल का मान आपको दे रखा है यहाँ पर कितने ओम, 16 ओम, सही है ना। देखो आर का मान दे रखा है आपको कितना ओम, 12 ओम, यही बात है। आपको चाहिए देखो कॉस थीटा बराबर आर बटे जेड। देखो आर का मान तो है लेकिन किसका मान नहीं है, जेड का। किसका नहीं है, जेड का। प्रतिबाधा आपके पास में नहीं है, याद कर लेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर तुम्हारा रखो आप कितने ओम है, हाँ बोलो, आर बराबर होता है 12 ओम, ठीक है। जेड बराबर देखो अभी सिखाई थी मैंने, जेड बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यही सिखाया ना मैंने। देखो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, प्रेरक प्रतिघात। बोलो आर का मान कितना है, 12। देखो आर का मान 12 रखा, 12 का वर्ग करोगे प्लस एक्सएल का मान कितना है, 16। 16 का क्या करोगे, वर्ग कर दोगे ना। बोलो यहाँ तक सही है। देखो 12 का वर्ग कितना आता है, 144। देखो 12 का वर्ग कितना आया, 144 है ना, प्लस, बोलो क्लियर है ना। और बताओ 16 का वर्ग कितना है, 256। 16 का वर्ग देखो 256, अगर इनका रूट निकाले तो 400 आएगा, और 400 का रूट कितना आएगा, 20 ओम आ जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया ना। कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 ओम आ गया। किसका मान आ गया, जेड का मान आ गया। बस आपको जेड का मान ही तो चाहिए, किसका मान चाहिए, जेड का। सिंपल है ना। बताओ आर का मान कितना है, देखो 12 है, जेड का मान कितना है, 20 है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब बताओ पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा ना, तो बस 0 पॉइंट लगाओ। हाँ 0 पॉइंट यहाँ लगाया तो यहाँ एक 0 बढ़ गई, कितने हो गए, 120। तो 20 में भाग दोगे, 20 का भाग 120 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आंसर कितना होगा, 0.6 पावर फैक्टर। बताओ तुम्हारे न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आ गया ना पावर फैक्टर में। चलें आगे, एक न्यूमेरिकल कंप्लीट। देखो इसी टाइप का मैं दूसरा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, सेम टू सेम होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो देखना, एक परिपथ में आराम से है ना, 8 ओम के प्रतिरोध के साथ, हाँ 8 ओम के प्रतिरोध के साथ, बोलो यही बात है ना। देखो 8 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, सही है ना, श्रेणी क्रम में, अरे राइट है ना। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में 6 ओम का दारिद्र्य प्रतिघात। देखो लड़के बोल रहे थे मैं फॉर्मूले याद नहीं होते, अब अपने आप याद होंगे। देखो श्रेणी क्रम में 6 ओम का दारिद्र्य प्रतिघात संयोजित है, संयोजित है। अरे ऐसी थ्योरी है ना, उंगलियों पे करवाऊंगा, उंगलियों पे ऐसी थ्योरी को। यूँ कहते हो ना तुम कठिन लगते हैं, तुमको केवल डेरिवेशन कराई होगी न्यूमेरिकल ऐसी थ्योरी के अंदर, बहुत कुछ अपार मैटर है इसमें भी। कल से चल रहा पावर फैक्टर, 3 दिन हो गए, तो देखिए ना देखो दारिद्र्य प्रतिघात संयोजित है। बोलो समझ में आ गया। जो नया स्टूडेंट है आपके सारी चीज़ समझ में आ रही है ना। तो देखो एक बार और देखना, 8 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 6 ओम का दारिद्र्य प्रतिघात संयोजित है। बोलो क्लियर हो गया ओपी जी, समझ में आ रही है ना आपके। अब देखो देखो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉस थीटा बराबर होता है आर बटे जेड। बोलो समझ में आ गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आर बटे जेड होता है। बताओ आर का मान कितना है, 8, लेकिन किसका मान नहीं है, जेड का। जेड का नहीं है ना आपके पास में, तो देखो जेड बराबर होती है
आर का स्क्वायर प्लस एक्स ई का स्क्वायर। देखो तरीके देखो, अगर ये एल होता तो यहाँ पर एल लगा देते, अगर यहाँ पर सी है धारित्र कैपेसिटर, अगर धारित्र प्रतिघात है तो सी लगा दो, और प्रेरकत्व प्रतिघात है तो एल लगा दो। बस सेम टू सेम, कुछ नहीं करना। अगर देखो प्रेरकत्व प्रतिघात है तो क्या लगेगा, एल लगेगा, और धारित्र प्रतिघात है तो क्या लगेगा बताओ, सी लग जाएगा। बस अब देखो फॉर्मूले में रख दो, Z बराबर, बोलो आर का मान कितना है 8 ओम, 8 का वर्ग, एक्सी का मान कितना है 6 ओम, 6 का वर्ग, सही है। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो देखो इतने बच्चों की तरह यार, 64 प्लस 36 बोलो 100, 100 आ गया ना, और 100 का रूट कितना आता है 10 ओम। क्लियर हो गया। बताओ प्रतिबाधा कितने ओम आई है 10 ओम आई। बोलो क्लियर हो गया, समझ में। अरे निचोड़ के पटकूंगा इसको भी, पावर फैक्टर को, आया कि नहीं आया। चले अब देखो पूरी वीडियो देख के जाना, अभी तो बहुत मज़ा बाकी है, अभी आया कहाँ है तो देखना। बोलो कॉस थीटा बराबर होता है आर बटे जेड। बोलो आर का मान कितना है, देखो 8 ओम, जेड का मान कितना है 10। बोलो पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। बताओ पॉइंट रखोगे ना तो इधर 0 बढ़ गई, कितने हो गए 80, 10 में 80 का भाग दोगे तो 8। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सेम टू सेम न्यूमेरिकल है दिल्ली मेट्रो के पेपर में, हाँ संख्या भी चेंज नहीं है, आपको बस उतारना है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। चले भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ जी ले लिया, चले हो गया। देखो देखना भाई, अब क्या होता है आप देखते चलना है ना। देखो एक परिपथ में, क्या मेरे दोस्तों, एक परिपथ में आराम से देखो है ना। देखो एक परिपथ में 8 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात तथा, सही है ना, 4 ओम का धारित्र प्रतिघात संयोजित है। सही है ना, धारित्र प्रतिघात क्या है, संयोजित है। बोलो क्लियर है ना। अरे समझ में आया ना, संयोजित है तो परिपथ का, किसका, परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा, आपसे बोल रहा है देरुक को परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा, ये बोल रहा है, हैं परिपथ का क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर क्या होगा, यही तो बोल रहा है ना आपसे। अब देखो अच्छे से देखना आप लोग, अब क्या होता है एज ए सिंपल। अब आपको देखो 3 चीज़ दे रखी है उसने, एक तो दे रखा है प्रेरकत्व प्रतिघात, हाँ, एक दे रखा है प्रतिरोध, और एक दे रखा है धारित्र प्रतिघात। तीनों चीज़ दे रखी है बस, और जेड का मान याद करना है। तो मैंने बताया जब तीनों चीज़ दे तो देखो जेड का मान कैसे याद करोगे, देखो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। बोलो यही चीज़ बताई थी ना मैंने अभी कि आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तीनों चीज़ आ गई, आर भी आ गया, एक्सएल भी आ गया, और एक्सी भी आ गया। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस देखो जेड बराबर, बोलो आर का मान कितना है, आर का मान कितना है 8, 8 का वर्ग लगेगा ना। देखो 8 का वर्ग लगा प्लस कोष्टक 10 माइनस कितना आएगा 4। बोलो क्लियर है, समझ में आया। तो देखो 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, 6 का क्या लगेगा वर्ग, प्लस 64 का क्या लगेगा वर्ग लगेगा, सॉरी देखो 8 का क्या लगेगा वर्ग लगेगा। बोलो सही है ना। देखो कितना हुआ 64, 64 प्लस 36, सही है ना, बराबर कितना होगा 100, और 100 का रूट कितना आ जाएगा 10 ओम। बोलो क्लियर हो गया ना। बोलो जेड बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्सएल माइनस एक्सी। अगर तीनों चीज़ दे रखी हो तो फॉर्मूला ये लगेगा,
यही बताया ना प्रतिबाधा का, कल से बता रहा हूँ कि z बराबर आर का स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्सएल माइनस एक्स ई का स्क्वायर। बस अब देखो आप रख दो यहाँ पर, बोलो कॉस थीटा बराबर होता है आर बटे जेड। बोलो आर का मान कितना है 8 ओम, एज ए सिंपल जेड का मान 10 ओम। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमेशा पावर फैक्टर का मान 1 से ही तो कम आता है, तो बोलो कितना आएगा 0.8 आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट ले लो। हाँ जी उतार लिया, चले हो गए स्क्रीनशॉट। देखो पावर फैक्टर तो बिल्कुल खींच दिया ना इसको। ऐसे सारे पॉइंटों को पढ़ाऊँगा, आप टेंशन नहीं लो। आप जो भी पढ़ाता हूँ मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, देखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सुनते रहना। जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना, इसका लोको पायलट के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली मेट्रो के पेपर में भी आ चुका है, राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में भी आ चुका है, सब में क्वेश्चन आ चुके हैं। और देखना ये लड़कों का कन्फ्यूज दूर और करूँ, पता नहीं कैसे कैसे लड़के हैं। देखो भाई शुरू करते हैं। क्या होता है पावर फैक्टर का? अगला देखो फॉर्मूला। पावर फैक्टर बराबर होता है, देखो पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर को बोलते हैं, देखो एक तो बोलते हैं एक्टिव पावर, एक्टिव, सही है ना? क्या बोलोगे? एक्टिव, सही है। या इसको बोलते हैं एक्चुअल, क्या करूं मैं, एक्चुअल, सही है ना? देखो एक्टिव पावर या एक्चुअल पावर है ना, और यह होती है ये ट्रू पावर। लो यार, ट्रू पावर, सही है ना? क्या मेरे दोस्तों, ट्रू पावर, सही है ना? देखो एक्टिव पावर, एक्चुअल पावर, ट्रू पावर, तीनों में से एक नाम आएगा। कई बार पेपर में आ चुका है। देखो चाहे तो एक्टिव पावर आ जा, चाहे एक्चुअल पावर आ जा, चाहे ट्रू पावर आ जा, ठीक है। इंग्लिश तो याद रख लोगे ना आप, है ना? इसको बोलते, दोनों को बोलते हैं वास्तविक, और इसको बोलते हैं, बोलो क्या बोलोगे, सत्य। तो देखो इन दोनों को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक। क्या बोलते हैं? वास्तविक बोल दो, सही है ना? या सक्रिय बोल दो, क्या करें तो, है ना? या प्रत्यक्ष बोल दो, ये होती है ना। और ट्रू पावर को बोला जाता है सत्य। क्या बोला जाएगा? सत्य। बोलो क्लियर, समझ में है ना? क्या बोला जाएगा? सत्य। ये टेक्निकल में हर चीज़ ऐसे चलती है। ये कभी कभी क्या है, वो एक्चुअल पावर भी लिखा दे देता है, एक्चुअल पावर, कभी कभी वो एक्टिव पावर भी दे देता है, और कभी कभी वो ट्रू पावर भी दे देता है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। हाँ बटे अगली आती है तुम्हारी एपरेंट पावर। कौन सी पावर? एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, इसको बोलते हैं आभासी शक्ति। कौन सी शक्ति मेरे दोस्तों? आभासी शक्ति। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो अब पहला क्वेश्चन क्या उठ रहा है, देखना। पहला क्वेश्चन है, देखो ये राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में भी आ चुका है, इसका लोको पायलट 18 के पेपर में भी आ चुका है। हाँ इसके बाद में DMRC 18 का पेपर उठा लो आप लोग, इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है सुनो, क्वेश्चन ये है कि जब, सुनते रहना, जब वास्तविक शक्ति, जब वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है, एक दूसरे के, हाँ जी, एक दूसरे के बराबर हो जाती है। हाँ भाई रिंकू सैनी जी, समझ में तो आ रहा है ना? अब तो मिलने आ जाओ, पता नहीं जाने कब आओगे। जब वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है, बोलो क्लियर है ना? तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है? तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है? अब यार एक बात बताओ, जब दोनों शक्ति एक दूसरे के बराबर हो गई, ये भी 50, ये भी 50, हाँ ये भी 25, ये भी 25,
ये भी 20, ये भी 20, दोनों शक्ति बराबर हो गई है, तो बताओ पावर फैक्टर का मान इकाई होगा कि नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, कई बार पेपर में आ चुका है कि बताओ, क्या बताओगे कि जब वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो बताओ पावर फैक्टर का मान क्या होगा, इकाई। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है, देखते रहना है ना, कॉस थीटा बराबर होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, दोनों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। जब 50 में 50 का भाग दोगे तो बोलो इकाई आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ पावर फैक्टर का मान क्या होता है, इकाई होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो अगली बात आती है, याद रखना, एक होती है रिएक्टिव पावर, एक क्या होती है दोस्तों, रिएक्टिव पावर। हाँ, इसे बोलते हैं, याद रखना, प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती या प्रतिक्रियात्मक, प्रतिघाती या प्रतिक्रियात्मक शक्ति। इसमें देखो ये क्या होती है, सुनो, आपको अभी पावर में पढ़ाऊंगा, पावर पढ़ी नहीं होगी आपने कि एक्टिव पावर क्या होती है, एपरेंट पावर क्या होती है और रिएक्टिव पावर क्या होती है। इनकी हमेशा यूनिट आती है और इसमें से हमेशा क्वेश्चन पेपर में उठता है। हाँ, अब इसका जो फॉर्मूला होता है रिएक्टिव पावर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनो, इसका फॉर्मूला ये होता है कि अब आभासी शक्ति, सुनते रहना, आभासी शक्ति का स्क्वायर, आभासी शक्ति का स्क्वायर माइनस वास्तविक शक्ति का स्क्वायर, वास्तविक शक्ति का स्क्वायर, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये रिएक्टेंस पावर का, रिएक्टिव पावर का ये फॉर्मूला होता है। और क्या फॉर्मूला होता है कि आभासी शक्ति का स्क्वायर माइनस वास्तविक शक्ति का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। इस पॉइंट पर लोको पायलट 18 में न्यूमेरिकल भी आ चुका है और यही क्वेश्चन याद रखना, राजस्थान बिजली विभाग में यही आया है, पावर ग्रिड के अंदर यही आया है, एसएससी जेईएन के अंदर यही आया है, यूपी बिजली बोर्ड के अंदर यही आया है, राजस्थान बिजली विभाग के अंदर भी यही आया है। और क्वेश्चन क्या है, देखो सुनो, क्वेश्चन ये है कि भाई साहब छोरों के दिमाग खराब कर दिए उन्होंने। और क्वेश्चन क्या है, देखो, प्रतिघाती शक्ति का मान, सुनते रहना, प्रतिघाती शक्ति का मान शून्य होने पर, ऐसे ही तो लड़के कंफ्यूज होते हैं, शून्य होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है। तुम इनको रटने में लग रहे थे, है ना, और भूल जाओगे एग्जाम में। पावर फैक्टर का मान आपने देख तो लिए होंगे क्वेश्चन, पावर फैक्टर का मान क्या होता है, ऐसे पढ़ना चाहिए कि तोड़ के नस को, पावर फैक्टर का मान क्या होता है। सुनो, ऑप्शन था उसका इकाई, अभी चेक करना राजस्थान बिजली विभाग की पीडीएफ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सुन, सी था तुम्हारा अनंत, और डी था तुम्हारा कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है? रिएक्टिव पावर की। किसकी? रिएक्टिव पावर की बात कर रहा है। रिएक्टिव पावर क्या हो रही है? शून्य, याद रखो, रिएक्टिव पावर क्या हो रही है? शून्य। ये शून्य कब होगी? ये शून्य कब होगी? ये जब शून्य होगी जब ये दोनों का मान बराबर होगा, सही है ना। अगर 10 और इसका भी मान 10 आ जाए, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति का मान अगर बराबर आ जाए तो 10 में से 10 जाएंगे, तो बताओ रिएक्टिव पावर है वो क्या होगी? 0 होगी। अरे वो क्या होगी? 0। और जब रिएक्टिव पावर 0, रिएक्टिव पावर 0 कब आई? अरे रिएक्टिव पावर 0 कब आई? जब आएगी, कब? जब आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो रिएक्टिव पावर का मान शून्य होता है। कंपटीशन क्या बोलते हैं, तुम्हारा लोको पायलट 18 के पेपर में क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि जब एक सर्किट के अंदर रिएक्टिव आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो रिएक्टिव पावर का मान क्या होता है? शून्य, अनंत, निम्न, इकाई। ऐसे आया था। तो बताओ जब दोनों का मान एक दूसरे के बराबर होगा तो रिएक्टिव पावर क्या आएगी? 0। तो इसने क्वेश्चन कैसे बनाया? राजस्थान बिजली विभाग वाले और क्या बोलते लोको पायलट वालों ने। लोको पायलट में भी ये भी क्वेश्चन आ गया, ये भी आया था। कैसे? रिएक्टिव पावर शून्य है,
रिएक्टिव पावर शून्य है। भाई रिएक्टिव पावर शून्य कब हुई? जब दोनों बराबर हुए, जब शून्य हुई। इसका मतलब रिएक्टिव पावर शून्य होने पर दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति जब एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, ये दोनों शक्ति एक दूसरे के बराबर होगी, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति एक दूसरे के बराबर होगी, तो रिएक्टिव पावर क्या होगी? शून्य। जब रिएक्टिव पावर शून्य है तो दोनों शक्ति बराबर, और जब दोनों शक्ति बराबर होगी, 10 और 10 होगी, तो बताओ पावर फैक्टर का मान क्या होगा? इकाई होगा कि नहीं होगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल छाप लेना, जीवन में भूलना नहीं है। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बेटा बताना, आज का क्वेश्चन मस्त वाला है ना, कि रिएक्टिव पावर का मान शून्य होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है। रिएक्टिव पावर शून्य कब हुई? आप बताओ, रिएक्टिव पावर शून्य कब हुई? जब इन दोनों का मान बराबर हो गया, जब तो जीरो आएगी। इसने यहाँ से क्वेश्चन बनाया, इसने इतने इंटरनल पॉइंट, और तुम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ने में लग रहे हो। जब तो कह रहा हूँ भाइयों कि अभी आपको पता नहीं है कि कंपटीशन में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। जब आप पेपर में बैठोगे ना, जब ये शब्द आएंगे, अरे रिएक्टेंस पावर पता है नहीं है क्या होती है, और तुक्का मारिए माँ, ये सुन तो ये सुन, ये तुक्कों से पार नहीं पड़ेगी। आखिरकार कितने क्वेश्चनों में तुक्के मारोगे आप लोग? हाँ, गए जमाने जब तुक्कों से नौकरी लगा करती थी भैया, 80-90% से नीचे तो सपने नहीं सोचते हैं। आए कि नौकरी के कहाँ सपने हैं? इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो ताकि बेस क्लियर हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? देखो भाई, पावर फैक्टर का जूस निकाल के तुम्हारे सामने पटक दिया। अब बोलो अगला क्वेश्चन क्या है, सुनो। बताओ, रिएक्टिव पावर शून्य हुई कब? जब आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति एक दूसरे के बराबर होगी। 50 बार बोलता हूँ मैं ताकि आपके समझ में आए। जब ये दोनों शक्ति एक दूसरे के बराबर होगी, रिएक्टिव पावर शून्य बराबर होगी, तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा? इकाई होगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, यहीं से उठ जाता है कि जब आभासी शक्ति, सही है ना, आभासी शक्ति तथा वास्तविक शक्ति का मान, अरे सही है ना, आभासी शक्ति तथा वास्तविक शक्ति का मान, जब आभासी शक्ति तथा वास्तविक शक्ति का मान, वास्तविक शक्ति का मान, सही है ना, एक दूसरे के बराबर होने पर बराबर हो जाता है। सही है ना, बराबर हो जाता है, तो रिएक्टिव पावर क्या होती है? क्वेश्चन आ चुका है ना, रिएक्टिव पावर क्या होती है? ये है पॉइंट, है ना, रिएक्टिव पावर क्या होती है? बोलो क्लियर हो गया? तो बताओ, जब आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, दोनों एक दूसरे के क्या होगी? बराबर हो जाती है, तो रिएक्टिव पावर का मान क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? शून्य। अब बताओ, इनको कोई रट सकता है कि कहाँ तक रटोगे? एक जैसे सारे क्वेश्चन नहीं है, कहाँ तक रटोगे आप? इनको बताओ। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा आप नहीं रट सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? तो देखो याद रखना, चाहे तो एक्टिव पावर बोल दो, चाहे एक्चुअल पावर बोल दो, चाहे ट्रू पावर बोल दो, तीनों में एक ही समानता है, एक ही परिभाषा है, ये एक ही शक्ति होती है, एक ही नाम है। बोलो समझ में आया? क्लियर हो गया? फटाफट स्क्रीन लो, शॉट लो, छापो भाई, छापो जल्दी। हाँ जी, छाप लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें, अब देखो भाई, अब क्वेश्चन क्या है, देखते रहना आप लोग। हाँ मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में यार? देखो मैं ना आराम से पढ़ाता हूँ मैं। खासियत ही यही होती है अपने अंदर, तो बस सरस्वती माँ की कृपा है। चले भाई, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आज का अगला, एक, सही है ना, क्या, एक 10 kVA के ट्रांसफार्मर, एक 10 kVA के ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर, सही है ना, एक 10 kVA के ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर, अरे सही है ना, इनपुट पावर 9 किलोवाट है, तो
इसके पावर फैक्टर का मान क्या होगा। देखो भाई, सुनो भाई, याद रखना, अब जब ये क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं संख्या भी चेंज नहीं होगी। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा संख्या भी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, वहां पर ये सेम टू सेम फंसेगा ये क्वेश्चन। संख्या की भी गारंटी ले रहा हूं 90.9% आपकी संख्या भी चेंज नहीं होगी इस पर, इतनी गारंटी है। अब देखो क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर है 10 kVA का। कितने kVA का है? 10 kVA इसकी क्षमता है। इनपुट पावर कितनी है? 9 किलोवाट इनकी इसकी इनपुट पावर है। किसका मान पूछ रहा है? पावर फैक्टर का मान पूछ रहा है। सही है। अब देखो पावर फैक्टर बराबर होता है, देखो कॉस थीटा बराबर, देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति बोल दो, चाहे एक्चुअल पावर बोल दो, चाहे ट्रू पावर बोल दो। सही है ना। इसकी इकाई क्या होती है? किलोवाट। याद रखना, देखो वास्तविक शक्ति की इकाई क्या होती है? किलोवाट होती है। एक्टिव पावर की इकाई क्या होती है? किलोवाट होती है ना। और आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है? केवीए होती है। बोलो क्लियर है? समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो भाई, बताओ वास्तविक शक्ति कितनी दे रखी है आपको? इनपुट पावर, इनपुट पावर कितनी है? 9 किलोवाट। कितने का है वो? 10 kVA का है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आया? बस एज ए सिंपल 0.9। बोलो समझ में आ गया। लेकिन याद रखना, पहली बात बोल रहा हूँ, देखो लोड दे नहीं रखा इसने किसी प्रकार का। अगर आपको लोड नहीं दे तो ट्रांसफार्मर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है, लैगिंग पर करता है। अगर वो लोड दे दे तो फिर अलग अलग दोगे आप लोग। अगर कैपेसिटर लोड है तो लीडिंग हो जाएगा, प्रेरकत्व लोड है तो लैगिंग हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः वो कौन से पावर फैक्टर पर काम करेगा? लैगिंग पर कार्य करता है। आपको लोड नहीं दे रखा, सिंपली पूछा है तो पावर फैक्टर का मान 0.9 तो होगा, लेकिन कौन सा होगा? लैगिंग। कहीं आ जावे आपके पेपर में लीडिंग या लैगिंग, कौन सा होगा? लैगिंग, क्योंकि ट्रांसफार्मर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दिक्कत तो नहीं है ना किसी प्रकार की भी? लड़का बोल रहा है सर इसको 9000 क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये किलोवाट में लेता है पावर फैक्टर, किलोवाट में ही है इसकी पावर, तो किलोवाट में इसकी सेम टू सेम रखी है अपन ने। चलें आगे हो गया, आगे चलूँ मैं फिर? तो देखो भाई आगे, देखो भाई क्या होता है आगे। क्वेश्चन है इसका अगला, एक ये अलग चीज़ है, वो अलग थी, ये अलग है ना। एक परिपथ में, एक परिपथ में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट की, सही है ना। एक परिपथ में 1 किलोवाट की, 1 किलोवाट की सिंगल फेज, आराम से देखना आप लोग है ना, सिंगल फेज प्रेरण मोटर को, सही है ना, सिंगल फेज प्रेरण मोटर को, क्लियर हो गया। देखो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज तथा 5 एम्पियर की सप्लाई से, 5 एम्पियर की सप्लाई से संयोजित करने पर उसका पावर फैक्टर क्या होगा? उसका पावर फैक्टर क्या होगा? ये है उसका पावर फैक्टर क्या होगा। देखो ये टाइप का क्वेश्चन इसरो के पेपर में आ चुका है, अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दे रखी है? किलोवाट दे रखी है, हाँ। आपको एक वोल्टेज दे रखी है उसने, और आपको एक दे रखी है करंट दे रखी है, ये है ना। आपसे क्या पूछ रहा है? पावर फैक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पावर फैक्टर। लेकिन सप्लाई कौन सी है? सिंगल फेज की मोटर है। किसकी? सिंगल फेज की है ना। तो देखो एज ए सिंपल सिंगल फेज मोटर सप्लाई में, देखो कल मैंने बताया था आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला P/V/I बताया था। बोलो यही तो बताया था ना। बोलो P/V/I,
इसी का तो पावर फैक्टर बताया था मैंने फॉर्मूला। पावर फैक्टर अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो कॉस थीटा बराबर होता है P/V/I। याद रखना ये फॉर्मूला दिल्ली मेट्रो DMRC 2018 के पेपर में आ चुका है कि बताओ सिंगल फेज परिपथ के पावर फैक्टर का कौन सा फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों P/V/I होता है। बोलो P/V क्या होगा, I होता है। एज ए सिंपल देखो पावर कितनी है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को वाट में लिखोगे तो कितनी आएगी 1000 वाट। सही है, 220 गुणा कितना बोलो 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो ऊपर कितना है 1000 है ना, नीचे देखो 5 दूनी 10 की ऊपर से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11। बोलो आंसर ये कितना आएगा 1100 आएगा ना। बोलो क्लियर है, समझ में आए। देखो 0 से 0 गई 2, सही है ना। अब देखो बताओ पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ऊपर छोटी संख्या है तो देखो आप 0 पॉइंट यहाँ लगाओगे, पॉइंट 0 में एक बगल 0 लगाओगे, एक 0 बढ़ाओगे ना 100 हो जाएंगे। तो 11 में 100 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है ना, कितनी बार जाएगा 9 बार। फिर 10 बचेगा, फिर 0 लगाओगे तो ये आ जाएगा ना इसका पावर फैक्टर 0.99 आ जाएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार और देख लो, सिंगल फेज सप्लाई में पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर होता है P/V/I होता है। बोलो P का मान कितना है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000। बोलो क्लियर, फिर होता है V/I। बोलो V का मान, बोलो V का मान कितना आएगा बताना, V का मान, बोलो V का मान कितना है 220। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ 220 इंटू कितना करेगा 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। चले भाई हो गया क्लियर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी देखो भाई समझ में आ रहा है ना। देखो इसमें ये क्या हो गया है ना, देखो इसके अंदर ये क्या बोलते हैं 0 लगेगी ना इसमें 0.90, लेकिन एक ही संख्या आएगी इसकी, कितनी संख्या आएगी एक ही 0.9 ही आएगा। डबल संख्या में पावर फैक्टर नहीं पूछता है वो कभी भी, हाँ लेकिन फिर भी चलो कोई गलती हो जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप एक बार और ले लो, देखो गलती हो जाए फिर एक बार और ले लो स्क्रीनशॉट इसका। हाँ ले लिया ना, अब तो दिक्कत नहीं है ना। चले भाई अब देखो याद रखना, अब तुम्हारा पावर फैक्टर जो पॉइंट था वो कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिएगा ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, फिर कल और कुछ नए आपके सामने लेकर आऊँगा। दोस्तों बने रहिएगा लकीरा टेक्निकल चैनल के साथ में। आपको मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत चीज़ें बताऊंगा, आपकी बेस कंसेप्ट क्लियर करूंगा और मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे ज़रूर से बोलें चैनल के बारे में, उनको बताएं कि कुछ हम भी मेहनत करने वाले हैं, आए कि नहीं, कुछ अलग चीज़ें हैं उनको बताएं, मेहनत को बताएं उनको, चले कि नहीं चले। बोलो क्लियर हो गया ना। तो फिर मिलते हैं मॉर्निंग में कितने बजे, 7 बजे। ठीक है, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।